दलित जातियाँ हमारे हिंदू भाइयों में पाई जाती हैं वही तकरीबन मुसलमानों में भी पाई जाती हैं। इस मुल्क में मुसलमान कहीं बाहर उहर से आए हुए नहीं हैं। इस्लामी पैगाम बाहर से ज़रूर आया। भारत में दो ही फ्रैक्शन है, एक संघी है, दूसरे सनकी हैं। संघी उधर है, सनकी इधर है। उधर से बोले, इधर से सनक गए। कास्ट सिस्टम इस मुल्क का कल्चर है, डीप रूटेड कल्चर है। कितने बड़े बड़े लोग आए कि कास्ट ख़त्म करो, कास्ट, आज तक ख़त्म नहीं कर सके, इसलिए कि वो डीप रूटेड कल्चर है। हम तो समझते हैं कि दलित मुस्लिम एक ऐसा इशू है, ये समझिए हीरा है, ये अगर पैखाने में गिरा रहे तो हम उठा लेंगे इसको। ये सेकुलर लोग ऐसे कहते हैं, लालू ऐसा नेता कहता है कि जो बीजेपी हरा दे उसी को वोट दो। तो क्या हम बीजेपी को हराने का ठीका लेके बैठे हुए हैं? सब लोग हराएंगे। उसमें ऐसा आर्टिकल लिखा था जो हमको गोली मरवा देने के लायक था। क्या गोली लोग मार इन्होंने लिखा था? वो लिखा था कि शेख सैयद के बच्चे को नचाने की बात करते हैं आपके बारे में जी, और हमको रोड छापे हैं, तो डॉक्टर हैं ऑलरेडी। मैं मीडिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है तंजील आसिफ और आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर एजाज़ अली साहब, पूर्व सांसद, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के संस्थापक और अध्यक्ष। सीधे सवालों पर आते हैं, क्योंकि दलित मुस्लिम समाज जो एक वर्ड है, उस वर्ड को एक तरीके से कह सकते हैं आप इन्वेंट करने वाला, इस्तेमाल में लाने वाले शख्स वो डॉक्टर एजाज़ साहब ही हैं। तो इसके इर्द गिर्द जितनी भी बातें हैं और ये दलित समाज को जो उनका हक है वो अब तक क्यों नहीं मिल पाया है, तमाम चीज़ों पर हम एक एक करके बात करेंगे। कि आपकी नज़र में दलित मुस्लिम की परिभाषा क्या है? लोग आज तक जो एक दलित शब्द है उसको हिंदू जाति से ही जोड़कर देखते हैं, तो मुस्लिम में जब आप दलित शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी नज़र में दलित मुस्लिम कौन है, उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, संविधान में शेड्यूल कास्ट करके है, तो शेड्यूल कास्ट का एक लिस्ट है जो 1936 में ही तैयार हुआ था। उस लिस्ट को स्टडी कीजिए। हम लोगों को तो ओबीसी करके हम लोगों को तो गुमनाम कर दिया गया। दरअसल दलित मुसलमानों की संख्या इस मुल्क में सबसे ज़्यादा है। जिसको आप पसमानदा कहते हैं, पसमानदा मुसलमानों की तादाद बहुत कम है ओबीसी की। ज़्यादा तादाद दलित मुसलमानों की या ट्राइबल मुस्लिम्स की है यहाँ। और जो लिस्ट आप देखिएगा उठा के, लोग शेड्यूल कास्ट लिस्ट को नहीं पढ़े, क्योंकि सब लोग तो समझते हैं मुसलमान में दलित होते नहीं हैं। दलित वर्ड ही नहीं जानते थे, मुसलमान में तो होते नहीं हैं ये लोग हैं, तो फिर क्यों स्टडी करेंगे उसको? सब ओबीसी लिस्ट को स्टडी करते रहे। हम लोगों ने शेड्यूल कास्ट लिस्ट को स्टडी किया। तो शेड्यूल कास्ट लिस्ट को जब स्टडी कीजिएगा तो उसमें बहुत से कास्ट का नाम ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश से नहीं, नॉर्थ इंडिया में नहीं, साउथ इंडिया में भी जाइएगा तो जो कास्ट लिस्ट है उसमें बहुत से नाम ऐसे हैं जो मुसलमानों में पाए जाते हैं। जैसे दिल्ली का लिस्ट उठा के देखिए, उसमें 42 बिरादरियों का नाम है। दलित कास्ट का नाम दलित में, दलित, हम दलित लिस्ट की बात करते हैं, ओबीसी लिस्ट की बात नहीं करते। तो दलित का जो शेड्यूल कास्ट का लिस्ट है उसमें 17-18 नाम ऐसे हैं जो मुसलमानों में पाए जाते हैं। जैसे बंवरिया मिलेगा आपको, मोची मिलेंगे, डोम मिलेंगे, धोबी मिलेंगे, हलालखोर मिलेंगे, जोलाहा मिलेंगे, खटिक मिलेंगे, मदारी मिलेंगे, पासी मिलेंगे, नट मिलेंगे। ये सब नाम उन लिस्टों में भी है, लेकिन उस लिस्ट को किसी ने स्टडी नहीं किया, इसलिए धोखे में कह रहे। वरना हम तो ये समझते हैं कि मुसलमान जो दलित जातियाँ हमारे हिंदू भाइयों में पाई जाती हैं वही तकरीबन मुसलमानों में पाई जाती हैं। और जब 1936 में लिस्ट बना था उस वक्त कोई रिलीजियस बाइंडिंग नहीं था इस पर। 1936 का ऑर्डर जब उठा के देखिएगा आप तो उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ कि नो इंडियन क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट ऑफ बंगाल शैल बी डीम्ड टू मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये लिखा हुआ है। हिंदू में जो जातियां हैं, अब मुसलमानों में वही जातियां हैं, या सिखों में वही जातियां हैं, या बुद्धिस्ट ऐसे जो बंगाल के छोड़ के हैं, उन सब का नाम शेड्यूल कास्ट में से उनको फैसिलिटी मिलने थी, वो इंटाइटल थे लेने के लिए। लेकिन चूंकि 1950 में जब धारा 341 बना शेड्यूल कास्ट के लिए, उसमें जो बंदिश लगाई गई अगस्त के महीने 10 अगस्त को, उसके बाद से ये डिबार कर दिए गए और मुँह भराई के लिए इनको ओबीसी में डाल दिया गया। चाहे ओबीसी का लिस्ट बना हो ना बना हो, डाल दिया गया उसमें कि मुसलमानों में या सिखों में या बुद्धिस्टों में दलित नहीं पाए जाते हैं, दलित सिर्फ हिंदुओं में पाया जाता है। ये धारा 341 क्या है? अगर आसान भाषा में एक गरीब मुसलमान किसान अगर समझना चाहे जो पढ़ा लिखा नहीं, तो धारा 341 ये है क्या और
आप इसके जो हक की बात करते हैं तो ये एक्चुअल में क्या है, किस चीज़ की बात कर रहे हैं? देखिए, संविधान तो आर्टिकल से चल रहा है। जी। आर्टिकल्स में 3 आर्टिकल्स रिजर्वेशन के हैं। आर्टिकल 340, धारा 340, धारा 341 और धारा 342। 340 ओबीसी के लिए है और 341 वो शेड्यूल कास्ट के लिए, दलित के लिए है, जिनको दलित कहा गया, उनके लिए कि कौन कौन लोग दलित लिस्ट में आएंगे, क्या क्या उनको फैसिलिटियाँ मिलेंगी, ये सब उसमें है। वो जो दलितों के लिए जो ज़ातें दलित फैसिलिटी पा सकती हैं, उनका नाम 341 के तहत तय होता है। ठीक है। उसी तरह से 342 है जो ट्राइबल्स के लिए है। तो यही 3 आर्टिकल्स हैं जो तय करता है कि किनको रिजर्वेशन मिलेगा। अब ये है कि रिजर्वेशन का मतलब लोग क्या जाने। तो देखिए, ये जो रिजर्वेशन मिलता है शेड्यूल कास्ट ट्राइब को, उसमें क्या क्या मिलता है? मुफ्त तालीम का इंतज़ाम होता है, मुफ्त घर का इंतज़ाम होता है, इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, BPL लेवल का तय किया जाता है, उसके बाद स्कूल में पढ़ाई में फैसिलिटी मिलती है, नौकरी में रिजर्वेशन मिलता है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलता है, इतनी चीज़ें मिलती हैं। आप देखिएगा तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो जन्म लेने से मृत्यु के पहले तक मिलता है, हर चीज़ में मिलता है। यही वजह है कि जो ये इस आर्टिकल के तहत फैसिलिटी मिली आज़ाद हिंदुस्तान में, उससे देखिएगा कि इस मुल्क में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रोग्रेस किया है तो दलित समाज ही प्रोग्रेस किया है, क्योंकि उनको मिला, वैसे ट्राइबल्स प्रोग्रेस किए। तो नेचुरल है कि मुसलमानों की बड़ी आबादी का नाम इन लिस्टों में है, शेड्यूल कास्ट में ही ज़्यादा है। अगर आप पूरे मुल्क के लिस्ट को स्टडी कीजिएगा ना, तो 80 से 85% लोग शेड्यूल कास्ट ओरिजिन के नजर आएंगे। दिक्कत क्या है? 341 में आप किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? ये सब हमारे लोगों के लिए हम समझना चाह रहे हैं, जो ऑडियंस। देखिए, अब हुआ क्या है, 341 और 342 तो बन गया संविधान में, 340 ओबीसी का तो वैल्यू नहीं था उस वक्त। अब हुआ क्या है कि एक बहुत गलत फैसला लिया गया नेहरू कैबिनेट के जरिए, और रिजर्वेशन के मामले में चाहे 341 और 340 दोनों पर रिलीजियस बाइंडिंग लगाई गई कि ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो हिंदू मजहब के मानने वाले हैं, है ना। ये 341 में 341 342 दोनों पर लगाया गया, 42 में भी रिलीजियस दोनों पर लगाया गया। 341 पर भी लगाया गया, 342 पर लगाया गया। तो 341 का मामला बहुत हल्का वाला मामला था, चूंकि अम्बेडकर साहब थे ना, उनका लाया वो सारा चीज़ था, उनके सामने इसमें बंदिश लग रहा था। अम्बेडकर साहब नहीं चाहते थे कि बंदिश लगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ट्राई किया गया था कि रिजर्वेशन पर बंदिश लगा दिया जाए, लेकिन अम्बेडकर साहब खुद तैयार नहीं थे। और आप देखिएगा कि जो ओरिजिनल संविधान है, जो 26 नवंबर 1949 को नेहरू गवर्नमेंट के हवाले किया था अम्बेडकर साहब ने, उसमें कोई बंदिश नहीं है आपको है। या उसी संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उसमें भी कोई बंदिश नहीं है। ये बंदिश तो दरअसल 10 अगस्त 1950 को लगाया गया और नेहरू कैबिनेट के जरिए लगाया गया। तो बंदिश उसमें यह है कि मुस्लिम दलित में नहीं माने जाएंगे। हाँ, मतलब मुस्लिम में नहीं, सिवाय हिंदू दलित के अच्छा, दूसरे मजहब के दलितों को नहीं दिया जाएगा। उसमें बुद्धिस्ट भी थे, सिख भी थे और मुस्लिम भी थे। क्रिश्चियन को तो अंग्रेजों ने ही नहीं दिया था, क्योंकि तो उनके 1936 का ऑर्डर में लिखा है कि नो इंडियन क्रिश्चियन, तो अंग्रेज़ों में नहीं दिया था। तो इसलिए वो अगर डिमांड करते हैं तो वो एक नया डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हमको 1936 में दिया गया था, 1950 में हमसे छीन लिया गया, ये हमको दोबारा दिया जाए। हमारा मांग तो ये नहीं है कि हम कोई नई मांग कर रहे हैं, चूँकि ये बंदिश लगी और संविधान के ख़िलाफ़ लगा। ये संविधान का जो आत्मा है, रूह है, उसके खिलाफ ही बंदिश लगी है, क्योंकि मजहब के नाम पर लगाया गया ना। तो ये तो सेकुलरिज्म बेस है, इस मुल्क का संविधान जो है उसका बेस तो सेकुलरिज्म है ना, उसके खिलाफ लगाया गया। आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी बिफोर लॉ कहता है, आर्टिकल 15 जो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन कहता है, आर्टिकल 16 जो कहता है कि आप जो ये फैसिलिटीज़ मिलेगी उसमें किसी तरह की बंदिश, रिलीजियस बाइंडिंग नहीं रहेगा। आर्टिकल 40 ये आर्टिकल जो आज़ादी के है, आर्टिकल जो मजहबी आज़ादी का है, उसके ख़िलाफ़ है ये सब, उसके ख़िलाफ़ ये बंदिश लगाई गई। एकदम समझिए कि जो संविधान का जो मेन स्पिरिट है, रूह है, उसके ख़िलाफ़ जाके बंदिश लगाया, जबरन बंदिश लगाया गया था। अभी मुस्लिम्स में कौन कौन सी जातियाँ हैं आपकी नज़र में जिसको दलित के अंदर, SC के अंदर शामिल किया जाना चाहिए? देखिए, हम शामिल करने की बात नहीं कहते,
हम तो कहते हैं कि आप शेड्यूल कास्ट लिस्ट को देख लीजिए, पूरे इंडिया में देख लीजिए, 44-45 मतलब 3-4 दर्जन जातें ऐसी हैं मुसलमानों में जिनका नाम शेड्यूल कास्ट लिस्ट में आज भी मौजूद है। आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, चाहे तो नेशनल लिस्ट उठा के देख लीजिए या स्टेट वाइज लिस्ट उठा के देख लीजिए, हर जगह आपको मुसलमानों ऐसी जातियों का नाम मिलेगा जो मुसलमानों में पाई जाती हैं, लेकिन उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है क्योंकि आर्टिकल 341 में ही लिखा हुआ है कि ये इनको मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा। तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि मुसलमान मतलब उनकी कंडीशन वैसी ही है, सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से उनको वो फैसिलिटीज नहीं। हाँ, यही बात है, हालात उनकी वजह हालत वही है। चाहे आप सोशली देख लीजिए, इकोनॉमिकली देख लीजिए, एजुकेशनली देख लीजिए, पॉलिटिकली देख लीजिए, जिस हिसाब से देख लीजिए। पॉलिटिक्स से बहुत दूर की बात है, हम तो कहते हैं आप एजुकेशनली देख लीजिए, इकोनॉमिकली देख लीजिए, सोशली देख लीजिए, इनमें इनकी हालत उनसे भी ख़राब है। आखिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो आई तो ऐसे थोड़ी चली आई है, एक गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर्स रिपोर्ट है वो, तो रिपोर्ट में ऐसे थोड़ा चला आया कि मुसलमानों की हालत दलितों से ख़राब है, ऐसे थोड़ा चला आया, वैसी हालत है। और हम तो गवर्नमेंट्स को कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग या स्टेट गवर्नमेंट के लोग, जाके देखा इन गाँव में किस हालत में रहते हैं लोग। तो ये कौन कौन सी जातियाँ, कुछ जातियों के नाम आप अगर गिना सकें? बता देते हैं। देखिए हैं, बक्खो हैं, नट हैं, बक्खो हैं, हलालखोर हैं, मेतर हैं, भंगी हैं, भाट हैं, भटियार हैं, मोची हैं, पासी हैं, जोलाहा हैं, खटिक हैं, मदारी हैं, बंजारे हैं, उसके बाद फ़कीर हैं जो मांगे चलते हैं, मिरासी हैं, सांसी हैं। उसके बाद आपको चले जाइए आप साउथ में, मालाबारी मुस्लिम्स मिलेंगे, पुसलर मुस्लिम्स मिलेंगे, फिर आप तमिलनाडु में चले लब्बई मिलेंगे, रौथर्स मिलेंगे, मरक्कायर्स मिलेंगे। ABJ अब्दुल कलाम जो थे ना, मरक्कायर जात के थे, मछुआ जात के थे वो, मरक्कायर्स उनको कहा जाता। मछुआ इधर भी मिलते हैं, आप पटना में देख लीजिए, मछुआ टोली है, आपको मुसलमानों की मछुआ टोली है। आपको पासी टोली हम दिखा देंगे, आप कानपुर चलिए, आपको मोची टोली दिखा देंगे हम कहाँ हैं, लोग कहाँ हैं। सपेरों की टोली दिखा देंगे हम कि कहाँ पर सपेरों की टोली, ये सब है मुसलमानों में। बताया ना आपको 3-4 दर्जन जाते हैं जो मुसलमानों में जो दलित कैटेगरी। इनमें से कुछ जातियाँ जो ट्राइबल के ज़्यादा करीब है, मतलब रहन सहन के हिसाब से, तो क्या उनको ST में शामिल किया जा सकता है? देखिए, इसकी मांग होनी चाहिए। देखिए जैसे बगल में आपके झारखंड है, जो ट्राइबल स्टेट डिक्लेयर किए गए, जैसे झारखंड डिक्लेयर किया गया या उत्तरांचल डिक्लेयर किया गया या उड़ीसा चले जाइए, जो ट्राइबल्स एरिया है, वहाँ के जो मूलवासी मुसलमान हैं वो ट्राइबल ओरिजिन के हैं। हम आपको बता देते हैं, एक चीज़ समझ लीजिए और लोगों को भी समझना चाहिए, इस मुल्क में मुसलमान कहीं बाहर उहर से आए हुए नहीं हैं। इस्लामी पैगाम बाहर से ज़रूर आया, तो इस्लामी पैगाम के असर से लोग यहाँ मुसलमान हुए। तो कौन लोग हुए? यही के लोग हुए, लोकल्स हुए जो इस्लाम के दायरे में चले गए। अब आप सोचिए कौन लोग गए होंगे? वो लोग गए होंगे जिनके साथ जुल्म होता था, यहाँ शोषण होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनको इंसानों की गिनती में नहीं रखा जाता था, उनको हमेशा नौकर बना के रखा गया, 10 तरह के उनके साथ अत्याचार हुए। तो उन्होंने देखा कि एक इस्लामी पैगाम आया, एक अच्छा पैगाम आया, यहाँ सबको बराबरी मिलता है, सबको भाई माना जाता है, गले मिलते हैं, लोग एक साथ बैठ के खाते हैं, एक साथ पीते हैं, पानी पीते हैं, एक साथ हंसी खुशी से रहते हैं। तो उस माहौल को देख के बहुत से लोग इस्लाम के दायरे में चले आए। तो ये लोग वही लोग आए जिनका शोषण होता था इसमें। ऐसे लोग जो लोग सुखी संपन्न थे, जिनका यहाँ दबदबा था, वो इस्लाम में क्यों जाएंगे? गए वही लोग जिनका शोषण होता था। तो शोषण तो यहाँ दलितों का होता था, अत्यंत पिछड़ जातों का होता था, ट्राइबल्स का होता था। ये लोग इस्लाम के दायरे में चले गए। यही मुसलमान है आज के। तो हम तो देखिए, हम तो खुद ही दलित मुस्लिम हैं, हम जानते हैं कि मेरे का थे, लेकिन आज नहीं, 800-900 बरस 1000 बरस पहले लोग इस्लाम के दायरे में आए। हम तो आज जानते भी नहीं कि हमारे पूर्वज यहाँ के वासी थे। हम तो जानते, हम तो सिर्फ इतने जानते हैं कि हम इंडियन मुस्लिम हैं, हम फलां ज़ात के हैं, हमारा ट्रेडिशनल प्रोफेशन ये है, और हमारे ट्रेडिशनल प्रोफेशन के लोग हिंदू बरादरी में भी हैं और उनको फैसिलिटी मिलती है, वो हमसे ऊपर जा रहे हैं, हम पीछे रह गए। हम भी चाहेंगे मेन स्ट्रीम में आए। इसी तहरीक के तहत, इसी सोच के तहत हमने तहरीक चलाई है। अच्छा, एक चीज़ समझना चाह रहे हैं, जो हिंदू दलित के साथ जो भेदभाव की खबरें आती रहती हैं कि उनको उनके समाज में के अंदर ही भेदभाव उनके साथ अपर कास्ट के लोग करते हैं, तो उस तरीके की क्या मुस्लिम दलितों के साथ उस तरह का क्या भेदभाव देखने को मिलता है? देखिए, हम इसको रिलीजन की बुनियाद पर नहीं देखते हैं। भारतीय समाज है, एक समाज है, इस समाज में 2 कैटेगरी के लोग हैं। जहाँ तक ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात है,
जब भी हम लोगों ने दलित मुस्लिम के सवाल को उठाया तो दो पॉइंट को हम लोग के सामने लाया गया। एक कि मुसलमानों में जात पात तो होता नहीं है, इससे बड़ा सफ़ेद झूठ तो हो ही नहीं सकता, ख़त्म। आप ओबीसी में मुसलमानों को दे रहे हैं तो जाति की बुनियाद पर नहीं मिल रहा है, तो आप कहाँ से बोलने वाले हैं कि जात पात नहीं है मुसलमानों में? ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। दूसरा हम लोग को उठाया गया कि मुसलमान में छुआछूत नहीं होता। दूसरा सवाल जो उठाया गया, शेड्यूल कास्ट की फैसिलिटी छुआछूत की बुनियाद पर मिलती है, यह भी है, जबकि ट्राइबल्स को तो छुआछूत की बुनियाद पर नहीं मिलती। ये बंदिश तो दोनों पर लगाई गई थी। ये बात अलग है कि 341 पर से बंदिश आज तक नहीं हट सका। ट्राइबल से बंदिश 1958 में ही हट गया था, एक ही बार में हट गया था, इसलिए उनको फ्री हो गया। जहाँ तक सवाल ये आप बता रहे थे, क्या बात हो रही थी अभी? भेदभाव। हाँ, भेदभाव का। इसको हम कहते हैं कि आप मज़हब की बुनियाद पर मत देखिए। कास्ट प्रॉब्लम है वो किसी एक मज़हब का नहीं है। अगर हिंदुओं में कास्ट सिस्टम है तो मुसलमानों में कास्ट सिस्टम किसी मज़हब का नहीं है। कास्ट सिस्टम इस मुल्क का कल्चर है, डीप रूटेड कल्चर है। कितने बड़े बड़े लोग आए कि कास्ट ख़त्म करो, कास्ट आज तक ख़त्म नहीं कर सके, इसलिए कि वो डीप रूटेड कल्चर है, वो नहीं हट सकता है। अब जहाँ तक सवाल है, लोग कहते हैं कि मुसलमानों में तो छुआछूत नहीं है, तो जैसे मान लीजिए कि हिंदू स्वीपर हिंदू दरवाजे जाता है तो उसके साथ छुआछूत होता है। हम कहते हैं कि हम नहीं छुआछूत मानते, तो हमारे दरवाज़ा आएगा तो हम तो छुआछूत नहीं करेंगे उसके साथ, हम तो उसके साथ बैठ के खा भी लेंगे। तो अगर हमारे इस बिहेवियर के वजह से कि हम छुआछूत नहीं मानते हैं, मुस्लिम डोम से हम छुआछूत नहीं करते हैं, तो हम तो हिंदू डोम से भी छुआछूत नहीं करते हैं। तो अगर इनका मेरे वजह से कटता है तो उनका भी काट दीजिए, लेकिन जिनके वजह से उनको मिल रहा है उनके वजह से इनको भी मिलना चाहिए। इसलिए छुआछूत को आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखिए, सोसाइटी कॉन्टेक्स्ट में, रिलीजियस मत देखिए। कुछ लोग जो आपके पैरेलल तहरीक को चला रहे हैं वो एक कदम आगे जाकर ये कहते हैं कि मस्जिदें मुसलमानों में अलग अलग हो गई हैं, कि किसी छोटी जाति के लोगों को अपर कास्ट की मस्जिद में नहीं हम इस बात से एग्री नहीं होते। यही चीज़ नहीं, हम इसको फाइंडिंग, हमारी फाइंडिंग में भी नहीं है। कहीं कहीं कोई हादसा हो जाता होगा, वो भी बुग्ज होता होगा, बुग्ज। आपको हमसे दिक्कत है तो हम ये कह दिया कि तुम साला खबरदार मेरी मस्जिद में आए। मस्जिद तो किसी की होती नहीं, हो तो अल्लाह का घर होता है और सबको इजाज़त है। यही तो खूबी है इस मज़हब का कि इसमें सबको इजाज़त है। आपके नज़र में पूरे देश के अंदर कोई ऐसा मस्जिद हम तो इतना ही जानते हैं जहाँ पर कोई एक खास जाति का मुस्लिम नहीं जा सकता है? नहीं, ऐसा हमको देखने में नहीं मिला। और हम तो यही जानते हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद एजाज, हम तो जानते हैं इस चीज़ को। अब वो है, अब कहीं कहीं पर घटना हो गई तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अंबेडकर साहब ने ये रिजर्वेशन दिया था मज़हब के लिए नहीं, ये एक सोशल प्रॉब्लम है। दिस इज़ नॉट ए रिलीजियस प्रॉब्लम। इससे ऐसा नहीं होगा कोई मज़हब फॉरवर्ड हो जाएगा, कोई बैकवर्ड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सोशल प्रॉब्लम है, इसको मज़हब से जोड़ना ही नहीं चाहिए। और जो आपने जो शेर पढ़ा, एक ही शफ में खड़े हैं महमूद अयाज, इसी शेर को पढ़ के जो जदयू के पूर्व सांसद रहे अली अनवर साहब, वो कहते हैं ये शेर तो बस किताबों में है, अमल में तो होता ही नहीं है। एक ही शफ में कहाँ खड़े होते हैं महमूद अयाज? इसलिए मैं पूछ रहा था कि इस तरह आप ये महसूस करते हैं कि एक शफ में नहीं? मैंने नहीं महसूस किया, इसलिए मैंने उनसे भी ये चीज़ पूछा। उनके बोल देने से क्या हो जाएगा? आपने ऐसा कभी महसूस नहीं किया? नहीं महसूस नहीं किया। हमने बताया ना कि इस तहरीक को जन्म देने वाले हम लोग, इस तहरीक की रूह को हम समझते हैं। बाकी जितने लोग बात करते हैं सब सुपरफ्लूअस है, सब हम ही लोग से सुन लिए अपना बोलना शुरू कर दिया। हमने तो नहीं पाया ये चीज़। आप लोगों का इख्तिलाफ कहाँ से शुरू होता है? जब वो शायद साथ ही में आप लोग हमारे साथ कभी नहीं रहे, अली अनवर साहब कभी नहीं रहे। वो सिर्फ हमारे कंधे पर चढ़ के सवार होकर कहीं जाना चाहते हैं। अच्छा। हमारे साथ कभी नहीं रहे। हम आपको दिखा देंगे डॉक्यूमेंट्स। जब हम लोग तहरीक 94 में गए तो ये पत्रकार थे जी, ये तो जनसत्ता में पत्रकार थे, और उसमें ऐसा आर्टिकल लिखा था जो हमको गोली मरवा देने के लायक था। क्या गोली लोग मार इन्होंने लिखा था? वो लिखा था कि शेख सैयद के बच्चे को नचाने की बात करते हैं आपके बारे में? जी, और हमको रोड छापे हैं। तो डॉक्टर हैं ऑलरेडी, हम सर्जन रहे, सर्जन हैं आज भी। आपको मिसकोट किया गया था या आपने कुछ और कहा? मिसकोट कहा गया। अच्छा। हम ये फ़र्क ज़रूर बोलते थे। हमने बताया नहीं कि शुरू में हमने बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा बनाया था। अब बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा बना के हम सिर्फ समाज में हलचल पैदा करने थे। एक ऐसा समाज जो एकदम साइलेंट हो गया था, जैसे तालाब कैसे साइलेंट हो जाता है, तो उसमें असली एक पत्थर मारा जाता है तो उससे उसमें हलचल पैदा होता है। हमने भी बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा बना के एक हलचल पैदा किया है। हमने बताया कि समाज में ये फ़र्क है,
कि MLC बनते हैं तो ये बनते हैं, ये नहीं बनते हैं। हमने बताया, इसी बहाने हमने ज़ातों का नाम लिया कि ये ज़ात हैं और ये ज़ातें हैं जिनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलना चाहिए। हम 1-2 दिन का बात नहीं ना तहरीक चलाया, हम तो 1984 से प्रैक्टिस में बैठे हैं और 94 में हमने तहरीक चलाया। 10 साल तो हम समाज को स्टडी किया, उसके बाद हम बोला। तो हम तो डॉक्टर हैं, एस्टैब्लिश डॉक्टर रहे, तो हम तो नोट छाप बात नहीं करेंगे। हमारे सब लोग इलाज कराने आते हैं, आज भी आते हैं। लेकिन इन लोगों को लगा कि ये एक अच्छा इशू है। ये पत्रकार थे, 94 में मूवमेंट चलाया ये लोग, 1998-99 में आके खड़े हो गए। 1998 में सबसे बड़ा रैली हमने पहला रैली किया था, जिहाद कॉन्फ्रेंस नाम था जिसमें जी पहला रैली किया, जिहाद कॉन्फ्रेंस, जिहाद कॉन्फ्रेंस वो पहली रैली किया था उस वक्त। उसके बाद इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, देखा कि इशू बहुत इस्टेब्लिश हो गया, तो अब हाईजैक करो, हाईजैक होने का काम हो रहा। तो उससे कोई मतलब नहीं है, 20 ऑर्गेनाइजेशन पैदा हो, 341 दलित मुस्लिम करे तो अच्छा बात है, मेरे तो अच्छी बात है। दुनिया जानती है, तारीख जानता है कि ये कहाँ से शुरू हुआ था। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्यों बदलना पड़ा, मतलब किन हालातों में आपने बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा से यूनाइटेड मुस्लिम? हाँ, क्यों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमने सिर्फ बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा के जरिए एक समाज में हलचल पैदा किया। और इस हलचल से जानते हैं ना, जैसे कि दूध को जब स्टर किया जाता है तो उससे मक्खन निकलता है ना। तो हमने समाज में हलचल पैदा किया 341 को सामने लाने के लिए। वही 98 में हमने सबसे पहला रैली किया 341 पर, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। उसके बाद से और लोग भी इसको आजा करें, चूँकि हम लोग तो पूरे मुल्क में नहीं फैले। 95 से ही हम 94 से दिल्ली में मूवमेंट चलाया, लखनऊ यूपी मूवमेंट चलाया, बंगाल मूवमेंट चलाया। बंगाल में हम लोग की सन 2001 में रैली हुई थी, बहुत बड़ी रैली थी बंगाल में, मणिमठ मैदान में, जिसमें 60-70 हज़ार लोग थे। इसी 341 कोलकाता में जी रैली किया था। उस वक्त तो कोई पैदा भी नहीं हुए थे ये लोग, कहाँ थे लोग। तो उस नाम बदलने का नाम बदलने की वजह ये थी, हमने बताया ना कि सिर्फ एक स्टर पैदा करने के लिए। जब 98 में हमने देखा कि अब लोग समझ गए, क्योंकि 98 के हमारे रैली में सब लोग आए थे, जो अपर कास्ट लोअर कास्ट सब लोग आए थे। तो उन लोगों ने समझा कि दरअसल डॉक्टर क्या कह रहा है। तो हम तो दलित मुस्लिम की बात कर रहे थे, तो उस पर लोग एग्री हो गए। लेकिन जब हम इसी तहरीक को लेके लखनऊ गए, कलकत्ता गए, दिल्ली गए, तो जो बड़े बड़े नामवर लोग हैं, बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड क्या होता है, बैकवर्ड, बस ज़्यादा बात उसी पे होने लगती थी। नाम पे ही हमको माने इशू ज़्यादा उसी बात होती थी। तो हमको कहा कि हम तो मुसलमानों के बीच में झगड़ा नहीं कराना है, हमको लोगों को बताना है कि ये इशू है। ये आप ही के लोग हैं जिनका हक मारी किया गया 1950 में। तो लोग समझे इस बात को। जो बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा पर जो बुखारी साहब हमारे ख़िलाफ़ रहते थे, मिलना नहीं चाहते थे, जब यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा हो गया तो मिलने लगे। उसी तरह से जब कलकत्ता में हमने रैली किया, तो जब रैली के लिए हम मैदान में उतरे आए, तो उस वक्त हमको 5 से 10 तो गुंडों ने घेर लिया बाज़ाब्ते इसके साथ। तो पहले बता दीजिए कि बैकवर्ड फॉरवर्ड क्या होता है। तब उनसे हम कहा कि देखिए, हम स्टेज पर जा रहे हैं, स्टेज पर आपको तकरीर करेंगे, आपको अगर लगेगा कि हमने बैकवर्ड फॉरवर्ड किया तो आप हमको स्टेज से उतार दीजिएगा, जो करना हो कीजिएगा, लेकिन पहले मेरी बात सुन लीजिए। तो जब हमने ये कहा, तकरीर किया 2001 में, उसके बाद से देखा कि वही लड़के सब जो हमारे ख़िलाफ़ लेके खड़े हुए थे, वही सब रैली को गाइड कर रहे थे। जब उनको लगा कि हाँ साहब बात तो सही बोल रहे हैं ये, तो वैसे ही बात। तो हमने देखा कि हम इशू को लावे सामने कि मोर्चा को लावे सामने, तो इसलिए हमने बदल दिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा कर देने से क्या हुआ कि आज सारे फ्रैक्शन के लोग इस मोर्चा के बैनर खड़े हो जाते हैं और 341 के बारे में कहते हैं, ये चीज़ है। लेकिन जो लोग मुसलमानों में बैकवर्ड फॉरवर्ड करके अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल एम से करते हैं, उसको समाज से मतलब नहीं है। समाज से मतलब आपकी तहरीक को जो अशराफ मुस्लिम है, अपर कास्ट है, उनका भी सपोर्ट पूरा मिल रहा है? मिलता है, एकदम मिलता है। अभी हमारे हाफिज़ गुलाम सरवर साहब जो हमारे कौमी तर्जुमान हैं, वो शेख बरादरी के हैं, पूरा वही डील करते हैं सब कुछ। अभी वो बनारस पहुँचे हैं, बनारस में रैली है उनकी 13 तारीख को, दिल्ली में करते रहते हैं। आपको हम बताया नहीं कि अभी जो मोदी साहब कुछ समझे हैं समाज के बारे में, वो हम लोगों का फीट किया हुआ, हमको ये बोलना नहीं चाहिए था, फीट किया हुआ हम लोगों का। अब वो कर रहे हैं इस काम को। आपको इसमें कुछ डाउट नहीं लगता कि बीजेपी चाहती है पसमानदा का वोट अलग कर दिया जाए या दलित मुस्लिमों का वोट अलग करके बीजेपी की तरफ लाया जाए? हम तो समझते हैं कि दलित मुस्लिम एक ऐसा इशू है, ये समझिए हीरा है,
ये अगर पैखाने में गिरा रहे तो हम उठा लेंगे इसको। आप समझ लीजिए, इसी से किसी तरह से कुछ हो जाए, ये इशू मिल जाना चाहिए लोगों को। इसके बाद देखिए बदलाव होगा इस मुल्क में, चूँकि मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा जो है मेन स्ट्रीम से बाहर है। उसको कहता है बस, ये सेकुलर लोग ऐसे कहते हैं, लालू ऐसा नेता कहता है कि जो बीजेपी हरा दे उसी को वोट दो। तो क्या हम बीजेपी को हराने का ठेका लेके बैठे हुए हैं? सब लोग हराएंगे, हम ही ठेका लेके बैठे हुए हैं। तो लेकिन हमारी कौम चूँकि अनपढ़ है और कमज़ोर है, गरीब है, और जानते हैं गरीब अनपढ़ जो अनपढ़ होते हैं ना, उन पर मजहबी लिबादत तुरंत सवार हो जाता है। आप देख लीजिएगा इस चीज़ को, यही हमारे ही तरफ नहीं, हमारे हिंदू भाई भी लोग हैं, उनके यहाँ भी देखिएगा जो गरीब गुरबा है, जो आर्थिक कमज़ोर है, अनपढ़ है, उन पर मजहबी लिबादा फ़ौरन तैयार हो जाएगा। कुछ न समझेंगे, ले चलेंगे, भीड़ ले चलेंगे, वैसे ही यहाँ हो गया। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जब तक इनको मेन स्ट्रीम में हम नहीं लाएंगे तब तक इस मुल्क में बदलाव नहीं हो सकता। देखिए इस मुल्क को सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी ने इशू ने किया है तो वो कॉमनल इशूज़ ने किया है। देखिए हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ, चीन जो है 1949 में आज़ाद हुआ, 2 साल बाद। हमारे मुल्क में को भी अंग्रेज़ों ने वैसे ही लूटा जैसे चीन को भी वैसे ही लूटा, दोनों तो गरीबी की हालत में आज़ाद हुए। लेकिन वो आज कहाँ है? सुपर पावर है, और हम कहाँ हैं? आप समझ लीजिए। तो वो सुपर पावर कैसे बन गया? ये उनकी पॉलिटिक्स का फ़र्क का नतीजा है। यहाँ कॉमनल पॉलिटिक्स हुआ, यहाँ ले दे के मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही तो इशू रहा है। और उसके बाद उधर क्या हुआ? चैन में क्या किया? रोज़ी रोटी, तालीम, हाथ को काम, हुनर, ये सब क्या? देखिए आज सुपर पावर है। तो देखिए पॉलिटिक्स का असर पड़ता है। तो यहाँ चूँकि कॉमनल पॉलिटिक्स हुआ और वहाँ कॉमन पॉलिटिक्स हुआ, तो वो आगे बढ़ गया, हम पीछे रह गए। अब कॉमनल पॉलिटिक्स इस मुल्क में इसलिए हुआ कि इस मुल्क की बड़ी आबादी जो है मुसलमानों की या हिंदुओं की, वो जाहिल है, अनपढ़ है और गरीब है। उस पर मजहबी लोगों ने उसको मजहबी तौर पर इस्तेमाल करके अपना पॉलिटिक्स कर लिया लोगों ने। तो वो तो कुछ सुधर भी गए, इधर तो आज तक नहीं सुधरे। तो अभी कॉमनल पॉलिटिक्स का पाइवट जो है मुस्लिम कम्युनिटी है, इसकी बड़ी आबादी है। जब तक इसको पढ़ा लिखा के इसकी गरीबी दूर करके मेन स्ट्रीम में नहीं लाया जाएगा तब तक ये कॉमनल पॉलिटिक्स नहीं जाने वाला है। और इसके लिए ज़रूरी है कि इनको 341 का दर्जा मिलना चाहिए ताकि इनकी भी हालत में सुधार हो। ये मिली तंजीम देख लिया हम लोगों ने 75 वर्ष तक, ये सब अब सिर्फ अपने लिए हैं, आबादी के लिए नहीं। आबादी के नाम पर भले ज़कात फितरा लाते हों, लेकिन इस्तेमाल उनका इन आबादी के लिए नहीं होता। तो इसी पर मैं आने वाला था। जो बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो जमात इस्लामी है, जमात उलमाए हिंद है, इनका क्या सपोर्ट आपको मिलता है? आपने कहा बुखारी साहब आपसे मिलने लगे, जामा मस्जिद के बुखारी साहब, तो क्या जो और जो ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन देश भर में, उनका सपोर्ट क्या मिल रहा है? सबको हम लोगों ने समझाया, जमात इस्लामी वालों को भी समझाया, जमात हिंद को भी समझाया इस चीज़ को, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबको समझाया हम लोगों ने। सब लोग इशू पर लास्ट में एग्री हुए हैं, लेकिन इसको इन लोगों ने प्रेफरेंस नहीं दिया। इन लोगों का जो एक 1947 के पतले जो एक रिकॉर्ड तैयार हुआ था कि हमको किस इशू पर बोलते रहना है, बस उसी पर आज भी बोल रहे हैं वो लोग। इन लोगों का बदला नहीं, हम लोगों ने बदला उसको। तो नहीं, आप सिर्फ उस इशू बात मत कीजिए, चूँकि जो संघ परिवार बोलता है वही ये भी बोलते हैं। हम तो कहते हैं कि मुसलमान में, ये भारत में 2 ही फ्रैक्शन है, एक संघी है, दूसरे सनकी हैं। संघी उधर है, सनकी इधर है, उधर से बोले इधर से सनक गए। इसमें हिंदू समाज का पिछड़ा दलित और मुस्लिम समाज का पिछड़ा दलित फंसा हुआ है और दोनों टकराता रहता है। बोलता है उधर से संघी, इधर से सनकी बमकता है और दोनों के बीच फंसा हुआ है समाज दोनों। तो जब तक हम इसको मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे ये नहीं ख़त्म होने वाला है। के हिसाब से दोनों सब वर्ड अलग अलग होने चाहिए, अलग होनी चाहिए, मुस्लिम और पसमानदा अलग होने चाहिए। पसमानदा मुसलमान का लेवल समझिए कि आपको पसमानदा मुसलमान कौन मिलेंगे? बहुत कम आबादी है। आप 80-85% कहते हैं, उसमें मुस्लिम से मुश्किल से 10% पसमानदा होंगे, बाकी तो दलित मुस्लिम से हैं। आप क्या समझते हैं कि झारखंड में पसमानदा मुसलमान है? आप चले जाइए सिंहभूम मानभूम में या झारखंड के देही इलाके में चले जाइए, आपको जो वहाँ मुसलमान मिलेंगे वो आपको देखने में लगेगा आदिवासी हैं ये लोग, बाई स्ट्रेचर, फेशियल अपीयरेंस, उनका चाल ढाल, उनकी बोली, सब में मिलेंगे। बहुत से रस्म रिवाज भी मिल जाएंगे आपको दलितों से। आप उनको कैसे पसमानदा मुसलमान कह दीजिएगा?
ईसाइयों ने पसमानदा ट्राइबल्स कहा, उन्होंने ट्राइबल मुस्लिम्स, ट्राइबल क्रिश्चियन कहा, उनको ट्राइबल का दर्जा मिला। और आप मोमिन कहते रह गए तो हार गए बेचारे वो। आप भी कह देते कि नहीं ये ट्राइबल मोमिन्स हैं तो उनको मिल जाता दर्जा। आपको दिखाना ना पड़ेगा कि आप ट्राइबल का दर्जा ले रहे हैं तो आप ट्राइबल हैं कि नहीं है। तो आप तो नाम भी ट्राइबल का नहीं दिया तो कैसे मिलेगा आपको। ये गलती मोमिन कॉन्फ्रेंस वालों की है। उस बेचारे गरीब आदिवासियों को कह दिया कि मोमिन है। मोमिन तो हम भी हैं, आप भी मोमिन हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हम दलित मुस्लिम हैं। वो भी कहते हैं कि हम ट्राइबल मुस्लिम हैं, उनको मिला होता दर्जा, ये आज उनकी हालत में सुधार होता। गलत पॉलिटिक्स थी ये। मोमिन कॉन्फ्रेंस वालों से भी गलती हुई है इस मामले में। तो आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी से उम्मीद दिखती है कि अगर ये, हमको किसी से उम्मीद नहीं है। जब हम पार्लियामेंट में थे उस वक्त तो यूपीए गवर्नमेंट थी, हम तो उनका पैर रगड़ते रह गए कि आप इस इशू कर दिए। बोला कि नहीं जाइए आप कोर्ट से लड़के ले लिया, हम नहीं करेंगे। ये तो कांग्रेस की हालत है। मोदी ने कम से कम पसमानदा मुसलमान कहा, ठीक है एक शर है, हम मानते हैं कि शर है, एक डिफरेंस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम शर तो सबों ने किया है। 1950 में बंदिश लग गया, वो शर नहीं था। इतनी बड़ी आबादी को आपने ढकेल दिया कत्लखाने में, उत्सर्ग नहीं, वो आपका शर नहीं था। तो उम्मीद इनसे भी नहीं है, लेकिन कम से कम इन्होंने डिबेट में एक बात कही। हम भी उनसे कह रहे हैं कि हम भी, मेरा ये कहना है कि देखिए हम बड़ी आबादी के मुसलमानों ने, जिसको आप पसमानदा कहिए, हम तो दलित कहते हैं, पसमानदा कहते भी नहीं हैं। दलित मुसलमान ही वो वोटर्स हैं जो वोट देते हैं। वोट के दिन को वो त्यौहार की तरह मनाता है ना। न खाएगा पिएगा, लेकिन लुंगी या गंजी पहन के दौड़ चलेगा कि हमको वोट देना, सवेरे 5 बजे से भीड़ लगा देगा। ये देता है वोट। वोटर्स यही है, कोई रईस ज़्यादा वोटर्स नहीं है। ज़्यादा रईस लोग तो घर से निकलते हैं, उनकी औरतें तो और भी नहीं निकलती हैं। ये तो औरत मर्द बच्चों के साथ जाता है, बूथ पर जाता है, आप भी देखते होंगे सीन। वोट देता है, किस लिए वोट देता है? एक ऐसी सरकार बने जो हमको कुछ मत दे, हम रिक्शा चला के पेट भर लेंगे, मदरसों में पढ़ा के हम तालीम दे लेंगे, सब कुछ हम कर लेंगे, हम आत्मनिर्भर हैं, हमको कुछ नहीं। हमको एक ऐसी सरकार चाहिए जो हमको सुरक्षा दे दे। कांग्रेस यही कहती रही 45 बरस तक, तो हम ही सुरक्षा दे सकते हैं, ना तो जनसंघ तुमको खा जाएगा, आरएसएस खा जाएगा, और हिंदू महासभा खा जाएगा तुमको। तो मुसलमान लोग अरे बाप इन्हीं को वोट दे दो। उसके बाद जब कांग्रेस के दिन लदे तो समाजवादियों के दिन आए, तो लोगों ने समझा कि अरे बाप कांग्रेस तो दंगाई था, असल तो सिक्योरिटी देने वाला ये पार्टी है। तो मुलायम, लालू को वोट दिया, मुलायम को वोट दिया, उनको वोट दिया, उनको वोट दिया कि ये सब सुरक्षा देने में ज़्यादा चैंपियन है। ये मालूम हमको ये रोजी रोटी नहीं दे सकते, ये हमको घर नहीं दे सकते हैं, हमारे मोहल्लों की हालत ठीक नहीं कर सकते, ये सुरक्षा दे देंगे हमको। हम तो आत्मनिर्भर कौम है, हम पंक्चर बना के पेट भर लेंगे, हम अपने मदरसों में पढ़ा लेंगे। लेकिन जब दंगा फसाद होता है तो हम सरकार की तरफ देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हम रोजी रोटी के लिए सरकार की तरफ नहीं देखते। हमारी बस्ती कैसी बदहाल है इसके लिए हम सरकार की तरफ नहीं देखते। हम जानते हैं कि हमको एक मिल जाना चाहिए ताकि हम गर्मी बरसात जाड़ा गुजार लें आराम से और दिन भर काम करें, इसी के लिए रहते हैं। अपनी बस्तियों में देखा है कैसी बस्ती रहती है, आज नहीं सैकड़ों बरस से ये बस्ती ऐसी है। तो ये कर लेता है, लेकिन सिर्फ वोट देता है अपनी कि हमको सुरक्षा देने में कौन चैंपियन है। समझ लिया कि ममता बनर्जी हमको सुरक्षा दे सकती है, उसको वोट दे दिया। कांग्रेस को दे दिया, कर्नाटक में वोट एकजुट हो, क्यों? क्योंकि सुरक्षा दे सकता है, नहीं तो बीजेपी वाला हमको खा जाएगा। तो ये सुरक्षा के लिए वोट देता है, लेकिन इनकी सुरक्षा देने का तरीका ज़ुबानी है। लालू कहा कि जब तक हम हैं तब तक कोई ना कुछ कर सकता है, मुलायम कहा कि जब तक हम हैं तब तक कोई नहीं कर सकता। आज मुलायम नहीं है, योगी है, असुरक्षित हो गए। मुसलमान अपने को असुरक्षित महसूस करता है। जब चाहे बुलडोजर चल गया, जब चाहे झूठे मुकदमा के जेल में डाल दिया, गोली मार दिया। असुरक्षित है कि नहीं? महसूस करता है मुसलमान के असुरक्षित है। और लालू है तो नीतीश है तो सुरक्षित है। तो ऐसा सुरक्षा हमको भैया नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि जब सब चीज़ कानून से मिल रहा है तो सुरक्षा भी हमको कानून से मिले। इसी वजह से हमने एक आवाज़ को उठाया, बल्कि हम 2016 से इस आवाज़ को उठा रहे हैं कि जो SC/ST एक्ट बना है 1989 में बना है, ये बनाया गया था, ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है, ये जुल्म के ख़िलाफ़ एक्ट है। जो सज़ाएँ मिलती हैं मुख्तलिफ़ क्रिमिनल कोर्ट से, उसी को एक जगह जमा कर दिया गया है। और उसमें कुछ शर्त लिख दिया गया, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो इनको इस एक्ट में सज़ा मिल जाएगी।
जिसको हरिजन एक्ट लोगों ने कहा, दरअसल वो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है। उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है अभी, तो उनको एक्ट के जरिए प्रोटेक्शन मिल गया। तो हम प्रधानमंत्री से कहा, जब आप पसमानदा मुसलमान की बात कर रहे हैं और आप जानते हैं आपका भी तो एक मोटो हुआ कि हम इनका वोट ले लें, आप वही समझते होंगे, और हम समझते हैं कि एक अच्छी समझ है कि आप ये चाहते हैं कि इनका भी वोट इनको मिल जाए। देखिए, मुल्क में वोट से लोग जीतते हैं, राजा बनते हैं, तो कोई ऐसा फ्रैक्शन को आप निगलेक्ट करके हमेशा नहीं चल सकते हैं। कभी न कभी तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है उनकी। आज हो सकता है मोदी साहब महसूस कर रहे हैं कि हमको ज़रूरत है इनकी है, और होना भी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि आप एक ही काम कीजिए, आप इस एक्ट में इनको शामिल कर दीजिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड पसमानदों एक्ट कर दीजिए, प्रिवेंशन एक्ट दे दीजिए इसमें, ताकि इनको भी एहसास हो जाए कि हमको लीगल प्रोटेक्शन मिलने लगा है ना ये चीज़। अब वो चाहिए, इसको और कुछ नहीं चाहिए, इसमें को सिर्फ सुरक्षा चाहिए। जो बड़ी बड़ी कॉलोनियों में लोग रहते हैं, जिनके लिए गार्ड है, गेट है, सब चीज़ है उनके पास, उनको सुरक्षा का अपना इंतज़ाम है। इन बेचारों को क्या हो जो बस्तियों में रहते हैं, ये तो जब किसी तरह का मजहबी तनाव फैलेगा तो ये मुसीबत के शिकार हो जाएंगे। अभी घर से बाहर निकलते हैं तो मॉब लिंचिंग के शिकार हो जाएंगे, घर के अंदर रहते हैं तो भूख के शिकार हो जाएंगे। तो उनके लिए तो कुछ इंतजाम करना होगा। तो यही हमने मोदी जी से कहा कि आप इनको प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल कर दीजिए। इसके लिए आपको कोई ना बजट की ज़रूरत है, ना किसी भारी तरमीम की ज़रूरत है। एक छोटा सा ऑर्डिनेंस लाइए और कहिए कि हमने भी इनको शामिल किया। जब आप चाहते हैं कि इनको भी हम साथ लें, इनको मेन स्ट्रीम में लाएँ, इनका विकास कराएं, तो सबसे पहले वो इशू पूरा कीजिए जो इसके लिए सेंसिटिव है। तो इस पर जो है तो हम बात कर रहे हैं, इसी पर हम लोग। इसके लिए आपने क्या कुछ लेटर वगैरह लिखा? हाँ, लेटर लिखा हमने, बात उसका जवाब भी आया है। अच्छा, तो जवाब हमने 341 पर भी लिखा, तो उसका जवाब आया कि वो चूँकि सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए उसको हम नहीं दे सकते। हमने बालाकृष्ण आयोग बनाया ज़रूर है, अब उसका जो रिपोर्ट आएगा उससे आपसे काम करें। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट पर दे दिया गया, हो गया एक चीज़। फिर दूसरा हमने SC/ST एक्ट पर लिखा, तो पॉजिटिव जवाब आया कि इसको हमने माइनॉरिटी कमीशन में भेजा है, माइनॉरिटी कमीशन देख रही है इसको। बस ये दिया फॉर द रेड्रेसल ऑफ द प्रॉब्लम, यू वांट अमेंडमेंट इन प्रोटेक्शन एक्ट, तो हम इसको देख रहे हैं, ये हमको जवाब आया। तो हमको कुछ पॉजिटिव लगा है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है जब आपने बनाया उसके बाद फिर आपको जदयू ने राज्यसभा भेजा 2008 से 10, तो क्या आपकी तहरीक को देखकर ही इसी काम के लिए आपको राज्यसभा तहरीक को भेजा ताकि इसको आप आगे बढ़ा सकें? तहरीक को देख के भेजा, तो आप तहरीक को देख के भेजा, हमने उसी काम को किया। तो 2 ही साल रहे आप वहाँ, मतलब इसलिए कि देखिए, हम गए थे पॉलिटिकल पोस्ट के लिए नहीं। बेसिकली चीज़ है कि नीतीश कुमार ने हमको भेजा ज़रूर, और हमारी जो तहरीक थी, हमारे पीछे जो फोर्स था उसको देख के उन्होंने भेजा, इसलिए कि वो NDA के साथ थे। नीतीश कुमार बहुत काम करने वाले आदमी रहे हैं, शुरू से काम कर रहे हैं, लेकिन अब मुसलमानों के लिए बहुत काम किया उन्होंने। लेकिन और हम लोग की तहरीक के भी सपोर्टर रहे, वो एकदम 100% सपोर्टर रहे। लालू उतना सपोर्टर नहीं रहा हमारा, नीतीश कुमार सपोर्टर रहे, रामविलास पासवान सपोर्टर रहे, तो इन लोगों ने, शरद यादव सपोर्टर रहे। इन लोगों ने, नीतीश कुमार ने हमको भेजा, हमारी तहरीक को देखकर एक अच्छा तहरीक समझ के भेजा और फोर्स के पीछे देख के भेजा। लेकिन होता क्या है, और हम भी गए कि देखा जाए कि जहाँ से इस काम को कराना है हमको, वो पार्लियामेंट कैसा होता है। हम तो कभी ना चेयरमैन बने, ना MLC बने, ना MLA बने, कुछ नहीं, हम तो सीधे राज्यसभा चले गए। तो हमको अल्लाह ताला ने भेजा देखने के लिए पार्लियामेंट में क्या होता है। तो हमने तो देखा कि पार्लियामेंट में ठीक है कि हम गए ज़रूर थे, और यहाँ तो हम तो बाई इलेक्शन में गए थे, हमारे खिलाफ किसी कोई खड़े भी नहीं हुए थे, वो हुआ था। लेकिन हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज जाने के बाद आपके मुंह पर एक बड़ा ताला लगाया जाता है। अच्छा, कि जो पार्टी बोले वही बोलिए। अब मेरा ये कहना था कि नहीं, जिस समाज का नुमाइंदा हमको बना के भेजा है, हम उसके इश्यूज़ को आपको बताएंगे, उसी इश्यूज़ को हम पार्लियामेंट में उठाएंगे। बिहार के इश्यूज़ को उठाएंगे, उसको भी उठाएंगे, समाज के इश्यू भी उठाएंगे, लेकिन इश्यू ज़रूर उठाएंगे। इस पर हम समझौता करने वाला मसला नहीं है। तो सबसे बड़ा तो ये हो गया कि उसके बाद 2008 में गए, 2009 में चुनाव था। नीतीश बाबू का बयान आ गया कि अडवाणी को नेता मान के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो हम इस पर ख़िलाफ़ हो गए उनके कि नहीं, अडवाणी को तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम कोशिश तो नहीं कर सकते, हम खामोश भी नहीं रह सकते। तो फिर हम उसके बाद अडवाणी से मिलने हम गए थे, और तो बताया कि इसी काम के लिए गए थे। हाउस में तो हमको सबको समझाना था कि ये इशू है, इस पर काम कीजिए। तो हम तो NDA ग्रुप में गए थे, तो हमको तो जितने बड़े बड़े नेता उस बार राज्यसभा में थे सबसे मिलने का मौका मिला, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, या वेंकैया नायडू साहब हो, या सुषमा स्वराज हो, या अटल बिहारी, ये कौन थे,
जो डेथ हो गया उनका, जेटली साहब थे, जो भी लोग थे, जितने बड़े बड़े नेता सब तो इसके सब उस वक्त राज्यसभा में ही थे। पार्लियामेंट में अडवाणी साहब तो, सुषमा स्वराज थी, ये लोग तो सब जितने बड़े बड़े सब अभी नजर आ रहे हैं सब आपको राज्यसभा में थे। हमको अच्छा मौका था मिला था इनसे बात करने, मुरली मनोहर जोशी थे, विनय कटियार थे, सब राज्यसभा में थे उस वक्त। सबसे हम बताया इस इशू को, हम तो गए थे इस काम के लिए, सबको समझा दिया, हाउस को समझाने की कोशिश किया, प्रधानमंत्री को समझाने की कोशिश। हम तो इसी इशू के लिए गए ही थे कि हमारे सामने एक टारगेट था, एक बड़ी आबादी को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते थे ताकि कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म हो जाए इस मुल्क से। तो हम यही काम कर रहे थे। अडवाणी साहब हमारे सपोर्ट के, हमारे खिलाफ खड़े हो गए कि नहीं साहब हम तो इस इशू को नहीं मानते हम। तो फिर हम नीतीश बाबू से कह दिया कि देखिए ना, अडवाणी साहब तो हमारे इशू पर एग्री नहीं होते हैं, तो हम उनको कैसे वोट दिलाने की कोशिश करेंगे। एक तो अडवाणी साहब को बच्चा बच्चा जानता है कि ये इन्होंने क्या हरकत किया था अयोध्या में, कैसे हम वोट दिला देंगे आप ही समझिए। हम अपना वोट दे ही नहीं सकते तो हम दूसरों को कैसे कहेंगे, इसलिए हम तो मुखालफत करेंगे इस चीज़ का। एक तो वो हो गया। दूसरा हेमंत करके का मसला आया, उस वक्त भी हम पार्लियामेंट में खड़े हो गए। तो शरद यादव हमको कहने लगे कि आप कैसे मैंने पूछो इशू को उठा दिया, वो ज़रूरी इशू था हेमंत को। हमारा ये मानना था हेमंत करकर को मारा है लोगों ने, यहाँ के लोगों ने। आतंकवादी हमला ज़रूर हुआ लेकिन मारा यहाँ के लोगों ने उनको है। कुछ एम था उनका, क्यों मार दें हेमंत करके। हम उठाया इस सवाल को, असर भी उसका पार्लियामेंट में हुआ। उसके बाद तीसरा है महिला आरक्षण का मामला आ गया। तो महिला आरक्षण में हम मुखालिफ रहे। हम कहा कि नहीं, इसमें जो है तो आप दीजिए 33%, लेकिन उसको कोटा विदिन कोटा करके दीजिए। इसी पर तो लड़ाई थी, इसी पर पार्लियामेंट से फेंके गए तो फेंके गए। उसके बाद शायद आप राजद भी ज्वाइन किए फिर कुछ दिन के लिए। राजद हम ज्वाइन किए थे, लालू यादव के साथ हम गए थे 2014 के चुनाव में, हम ही उनके साथ हेलीकॉप्टर पर घूम रहे थे। तो उसकी वजह दूसरी थी। उसकी वजह ये थी कि देखिए, राजद और जदयू अलग अलग लड़ाई लड़े, लेकिन लालू के पास कोई मुसलमान नहीं थे उस वक्त, अकेला था बिल्कुल। चूँकि जितने थे सब तो चुनाव लड़ रहे थे। तो हमको लालू यादव ने बुलाया बाज़ाब्ते, तो उनके साथ हेलीकॉप्टर पर बने, तो उनको 20% वोट आया। इस बार आदमी कहाँ था इसके बाद जो बोलता। ये तो 2010 के चुनाव में ये 24 पर रिड्यूस हो गए थे। कहाँ 70-80 सीट लाने वाला आदमी 24 पर रिड्यूस हो गया था। अब इसके बाद आदमी कहाँ था। तो एक समझिए कि एक हम खड़े होकर एक तरह से उनको मदद किया इसमें, ताकि उनको 20% वोट आया। और उसके बाद फिर 15% नीतीश कुमार को भी वोट आया। उससे फ़ायदा ये हुआ कि दोनों का जुट के बाद में महागठबंधन बना के दोनों अपना राज कर लिए। तो एक तरह से दोबारा नीतीश कुमार को लाने का एक रास्ता अपनाया था हमने। तो लालू यादव ने आपको वापस, लालू जी ने मतलब राज्यसभा भेजने का ऑफर नहीं किया कि राज्यसभा वापस जाइए या MLC बनिए, कुछ इस तरह का? MLC हम बन के क्या करेंगे, या राज्यसभा के लिए भले वो कहे भी ज़रूर थे कि आपको भेज देंगे, लेकिन हम तो इतनी जानते हैं कि लिट्टी और चोखा और लालू और धोखा अलग नहीं हो सकता कभी। किस किस तरह का धोखा मतलब हुआ है? धोखा वो तो रंजन यादव बोल देते, कौन ऐसा सगा नहीं जो लालू ने ठगा नहीं। तो हम यही बोलते हैं कि लिट्टी और चोखा और लालू और धोखा, लिट्टी को चोखा से अलग नहीं कर सकते और लालू को धोखे से अलग नहीं कर सकते। आखिरी क्वेश्चन है कि अभी बिहार में बिहार जातिगत गणना हुई और पहली बार देश में कहीं पे हुई, तो इससे आपको लगता है कुछ पॉजिटिव सिग्नल है इस दिशा में कि पहली बार ऑन रिकॉर्ड तमाम जातियाँ आईं और लोगों में एक मैसेज गया, कम से कम लोगों को अब नॉलेज में आया कि ये जातियाँ हैं, मुस्लिम में भी जो जातियाँ हैं। और वो जैसे आप नट की बात करें तो नट हिंदू और नट मुस्लिम दोनों अलग अलग दिखता है, बक्खो जाति वो दर्ज हुआ। तो इससे आपको लगता है कि कम से कम बिहार के अंदर क्या कोई उम्मीद जगी है कि पहली बार उनकी संख्या, उनकी हालत, जैसे बक्खो का ही आंकड़ा मैं देख रहा था तो उसमें एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और मेडिकल में एक भी लोग नहीं है पूरे समाज से। वो भी उनका कहना है कि पता नहीं कौन इंजीनियर बना है, हमें भी नहीं पता। तो ऐसे में क्या लगता है कि जब आंकड़े अब आ गए हैं ऑन पेपर, तो अब सरकार इसमें कुछ कर सकती है इस दिशा में और इस मॉडल को और जगह लागू करना चाहिए और राज्य को करना चाहिए? देखिए, जब हम पार्लियामेंट में थे उस वक्त कपिल सिब्बल साहब जो है ना HRD मिनिस्टर थे, तो 2011 की बात है, हम एक्सपेल हो चुके थे उस वक्त। तो हम कपिल सिब्बल साहब से सेंट्रल हॉल मिले कि सर ये दलित मुस्लिम वाला करवा दीजिए काम को। तो बोलें कि अभी जाति गणना हो रहा है ना, 2011 में हो रहा था ना, तो उस पर भी कास्ट का बुनियाद पर होने का था बात। यूपी गवर्नमेंट थी, हालांकि क्या रिपोर्ट था, रिपोर्ट तो शायद किया नहीं उन्होंने। उनकी जाति गणना आने दीजिए, तब हम आपको जो है तो इस काम को कर देंगे। तो आप समझ लीजिए कि जात के आधार पर गणना वो हमारे इशू के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हम हर चीज़ को अपने इशू की नज़र से देखते हैं कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है बॉस।
कि चूंकि यही वहाँ पर बना हुआ है, कितना है, कौन आबादी है, कौन कितना है, कौन ज़ात है, वो तो सरकार के इसमें नहीं ना है, वो सरकार के इसमें तो नहीं है। सरकार के इसमें जो कास्ट का नाम है वो तो ओबीसी के नाम पर है ना, शेड्यूल कास्ट नाम पर तो है नहीं। हम शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं तो पूछेगा ना कौन ज़ात है, कितना ज़ात है, तो गणना से ये फ़ायदा हुआ। तो हम तो शुरू से इसके पक्षधर रहे हैं। और नीतीश कुमार ने तो बहुत बोल्ड स्टेप उठाया है कि समझिए कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार के उठाया उन्होंने इस चीज़ को, और उठाना ही पड़ता है। जो लीडर होता है वो तो अपना पैर नहीं, कुल्हाड़ी नहीं देखेगा, वो तो देखेगा समाज, पैर कुल्हाड़ी थोड़ी देखता, वो समाज देखता है क्या होगा, हम चले जाएँ। अब जैसे मंडल कमीशन लागू हुआ तो वीपी सिंह तो चले गए, तो क्या कहा उन्होंने, हमने गोल तो कर दिया है, चाहे भले मेरा पैर टूट गया। तो ये चीज़ था। तो वैसे नीतीश कुमार ने किया, मेरा पैर तो कट गया लेकिन हम जाति गणना करवा दिया। अब वो क्या नतीजा इनका आएगा चुनाव में, तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक अच्छी चीज़ किया उन्होंने। और हमको लगता है कि नीतीश कुमार की जितनी जिम्मेदारी है उससे 100 गुना बड़ी जिम्मेदारी मोदी साहब की है, क्योंकि इस देश के राजा हैं वो, अब पिछड़े वर्ग से आते हैं और उनको भी मालूम है, भले वो आरएसएस जंक्शन के ग्रुप में रहते हैं, लेकिन उनको भी मालूम है कि इस मुल्क में पिछड़े जाते हैं कितना है, उनकी क्या हालात हैं, उनको मालूम है। अगर उनको नहीं ये जहन में होता तो क्यों हम मुसलमानों के पिछड़ी जात का नाम लेते वो। तो देश भर में उनको भी कराना चाहिए, उनको कराना चाहिए, उनके ज़्यादा जिम्मेदारी है, भले उनका भी पैर टूट जाए लेकिन इस काम को करा के जाना चाहिए उनको, क्योंकि ये आने वाली नस्ल को फ़ायदा करेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर इजाज़ अली साहब, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के संस्थापक के अध्यक्ष, जो दलित समाज को लेकर पिछले 25-30 सालों से और उससे भी ज़्यादा 3 दशक से लगभग काम कर रहे हैं। तो आपने इंटरव्यू में तमाम चीज़ें सुनी कि दलित मुस्लिम में दलित समाज की जो मांग है, जो 341 में जो बाउंडेशन है कि मुस्लिम धर्म के लोग दलित नहीं कहलाएंगे, इसी में नहीं होंगे, उसको हटना चाहिए, इसकी मांग ये लंबे समय से कर रहे हैं। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है तंजील आसिफ, आप देख रहे हैं मैं मीडिया।